18 जून 1576 हल्दीघाटी का सनकरा दर्रा लहू और धुएं से भर उठा है। पीली मिट्टी अब लाल हो चुकी है। अकबर की 1 लाख से अधिक सेना का भार मेवाड़ की 20,000 तलवारें झेल रही हैं। हाथियों के पांवों की धमक पहाड़ों को हिला देती है, तोपों की गड़गड़ाहट आकाश को चीर जाती है। महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार रणभूमि के केंद्र में एक दीपक की तरह जल रहे हैं, चारों ओर से घिरे, फिर भी अडिग। लेकिन संख्याबल के सामने वीरता भी एक दिन थकाकर झुकती है। मेवाड़ी पंक्तियां टूटने लगती हैं, साथ ही एक एक कर गिरते जाते हैं। और तब वो क्षण आता है जो इतिहास की दिशा बदल देगा। हल्दीघाटी का सूर्य अस्त हो रहा है। रक्त से सनी धरती पर धुएं के बादल मंडरा रहे हैं, और उस भीषण कोलाहल के बीच एक नीले रंग का अश्व चेतक अपने स्वामी को लेकर दौड़ रहा है। उसकी पीठ पर तीरों के घाव हैं, टांग से रक्त की धारा बह रही है, पर उसके खुरों की गति नहीं रुकती। अरावली की सनकरी पगडंडियों पर वह उड़ता है, मानो मृत्यु को चुनौती दे रहा हो। फिर एक क्षण आता है। चेतक की गति धीमी पड़ती है। वह लड़खड़ाता है और हरी घास पर धीरे से गिर पड़ता है, अपने महाराणा को सुरक्षित पहुंचाकर, अपना धर्म निभाकर। प्रताप घुटनों पर बैठ जाते हैं, पर मेवाड़ की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। अरावली की काली रात। जंगल में कहीं दूर एक सियार रोता है। महाराणा प्रताप एक चट्टान पर बैठे हैं, कवच टूटा हुआ, माथे पर सूखे खून की लकीरें और आंखों में वो शून्यता जो केवल हार जानती है। चेतक की छवि बार बार उनके मन में उभरती है, वह नीला घोड़ा जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी को बचाया। चारों ओर धुंध है, जैसे मेवाड़ का भविष्य स्वयं धुंधला पड़ गया हो। भूख से बच्चे कराह रहे हैं, रानियां जंगल की कठोर धरती पर सोई हैं। एक राजा जो राज्य बचा न सका, यह विचार उन्हें भीतर से जलाता है। लेकिन इसी अंधेरे की गोद में एक चिंगारी अभी भी सांस ले रही है। अरावली की काली रात में जब हवा पीपल के पत्तों को सरसराती है, एक जलती हुई मशाल के सामने एक वृद्धा बैठी है। उसके चेहरे पर सदियों की झुर्रियां हैं, आंखों में किसी अनदेखे सत्य की चमक। महाराणा उसके सामने झुकते हैं, वह राजा नहीं, एक थका हुआ मनुष्य है। वृद्धा उनकी हथेली थामती है, उंगलियां रेखाओं पर फिरती हैं जैसे कोई पुराना ग्रंथ पढ़ रही हो। धुएं में कुछ जड़ी बूटियां जलती हैं, गंध तीखी, पवित्र। वो मुस्कुराती है, वो मुस्कान जो दुख को नहीं, भविष्य को जानती है। मेवाड़ मरा नहीं है, वो केवल सो रहा है। और जो बीज आज इन पहाड़ों में बोया जा रहा है, उसकी फसल काटने के लिए एक नई सुबह उठ रही है। भोर की पहली किरण अरावली की चट्टानों को सोने में रंग देती है। ओस से भीगी घास पर महाराणा प्रताप धीरे धीरे उठते हैं। देह थकी है, पर आंखों में कल रात की भील माता की वाणी अभी भी जल रही है। वे उस भाले की ओर बढ़ते हैं जो मिट्टी में धंसा, मौन खड़ा है, जैसे स्वयं प्रतीक्षा कर रहा हो अपने स्वामी की। उनकी उंगलियां उस ठंडे लोहे को थामती हैं, और एक क्षण के लिए चेतक की टापों की गूंज हवा में तैरती है। पर्वत साक्षी बनते हैं, पक्षी मौन हो जाते हैं। वो संकल्प, मेवाड़ मुक्त होगा, पत्थरों से टकराकर युगों तक गूंजने के लिए जन्म लेता है। अब युद्ध की नई रणनीति बुनी जानी है।
अरावली की गहरी घाटियों में, जहां मशालों की लौ पत्थरों पर नृत्य करती है, एक नई शक्ति आकार लेने लगती है। एक एक करके टूटे हुए राजपूत योद्धा जंगल की छाया से निकलते हैं। उनके कवच पर हल्दी घाटी के घाव हैं, पर आंखों में अभी भी अंगार। भील जनजाति के लड़ाके भी आते हैं, नंगे पांव, परंतु धनुष पर उनकी पकड़ लोहे जैसी। गुप्त शिविर में तीरों की धार तेज होती है, घोड़ों की टापें पहाड़ी मिट्टी को गूंज जाती हैं। धुएं और देवदार की गंध के बीच महाराणा प्रताप की छाया एक टूटे योद्धा की नहीं, एक उभरते तूफान की है। ये सेना छोटी है, किंतु इसकी आत्मा अजेय, और अब इसे अपने पहले असली परीक्षण की प्रतीक्षा है। रात के तीसरे पहर, जब अरावली की चोटियां नीले अंधेरे में डूबी हैं और शिविर की धुंधली मशालें टिमटिमा रही हैं, तभी एक भील प्रहरी की तीखी नज़र एक असंगत हरकत पकड़ लेती है। वो अजनबी, जो 3 दिनों से एक साधारण आपूर्तिकर्ता का भेष धारण किए हुए था, चुपके से शिविर की सीमाएं नापता दिखता है। उसके वस्त्रों की तहों में छिपा 1 लाख मोहर का संदेश मिलता है, अकबर के सेनापति के नाम, महाराणा के ठिकाने का विवरण लिए हुए। षड्यंत्र की यह जड़ कितनी गहरी है, और शिविर के भीतर और कितने ऐसे विष बीज अंकुरित हो रहे हैं, ये प्रश्न अब महाराणा को भीतर तक झकझोर देता है। 1578 का शीतकाल। अरावली की पाषाण भित्तियों से घिरा कुंभलगढ़ दुर्ग, मेवाड़ का अंतिम गढ़, अंतिम आश्रय। मुगल सेनाएं, शाहबाज खान के नेतृत्व में, हजारों मशालों की रोशनी लिए पहाड़ियों को घेर लेती हैं। दुर्ग की दीवारों पर खड़े सैनिक नीचे देखते हैं, अंधकार में आग का समुद्र लहराता है। भीतर, महाराणा की माता, उनकी रानियां, उनके अबोध पुत्र, सब एक ही प्रश्न की छाया में सांस लेते हैं। तोपों की गड़गड़ाहट पत्थरों को कपाती है। धुएं और बारूद की तीखी गंध रात की हवा को विषैला बनाती है। दुर्ग की नींव हिलती है, किंतु टूटती नहीं। और जब लगता है कि सब समाप्त हो गया, तभी अरावली के अंधेरे से एक परिचित आवाज उठती है। वर्ष 1585। अरावली की कंदराओं से निकलकर महाराणा प्रताप एक तूफान की तरह उठते हैं। एक के बाद एक, मेवाड़ के खोए हुए दुर्ग उनके केसरिया ध्वज की छाया में लौट आते हैं। कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर, हर विजय के साथ धरती पर एक नया अध्याय लिखा जाता है। और अंततः चावंड, वह पहाड़ी नगरी जो अरावली की गोद में बसी है, मेवाड़ की नई राजधानी बनती है। शिल्पियों के हथौड़ों की गूंज, बाजारों में फिर से उठता धुआं, और मंदिरों में बजती घंटियां, ये पुनर्जन्म है एक राष्ट्र का। लेकिन इस विजय की कीमत, और महाराणा के हृदय में दबा वो अंतिम दर्द, अभी शेष है। वर्ष 1597। अरावली की पहाड़ियों पर शीतल वायु बहती है, मानो स्वयं धरती अपनी सांसें थाम रही हो। महाराणा प्रताप, वो योद्धा जिसे मुगल साम्राज्य की समस्त शक्ति झुका न सकी, अपने पुत्र अमर सिंह के समक्ष बैठे हैं। उनके हाथ थके हैं, किंतु उनकी आंखों में वही अग्नि दहकती है जो हल्दी घाटी के धुएं में भी नहीं बुझी थी। चिता की लपटें आकाश को छूती हैं। मेवाड़ का सिंहासन, जो कभी छिन गया था, अब पुनः मेवाड़ी धरती पर स्थापित है। एक पिता अपने पुत्र को केवल राज्य नहीं, बल्कि एक विरासत सौंप रहा है, स्वाभिमान की, संघर्ष की, और उस अटूट प्रतिज्ञा की जो कभी धूल नहीं हुई। यह अंत नहीं है,
यह एक नई ज्वाला का जन्म है।